हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे हमें गिवन है रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना है? 6,24,000 पर एनम। वेजेस। अच्छा गाइज, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट दे रखा है। जैसे हमें पहले यूनिट्स गिवन होती थी, अभी तक के जो क्वेश्चन थे उसमें हमें यूनिट्स गिवन होती थी। जैसे कि 10,000 यूनिट्स हैं तो उसमें 3 रुपीज़ कॉस्ट है रॉ मटेरियल, या 4 रुपीज़ है, इस तरीके से गिवन होता था। हम मल्टीप्लाई करते थे और निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट कॉस्ट गिवन है, मतलब डायरेक्ट जो है प्राइस पूरा गिवन है। ठीक है, पर एनम पूरा टोटल कॉस्ट हमें गिवन है। रॉ मटेरियल का, वेजेस का है 3,12,000। ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20,000। डेप्रिसिएशन इंक्लूड है ओवरहेड्स में। तो ओवरहेड्स कितना है? 1,44,800। लेकिन इसमें क्या है? इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, तो हमें पहले ओवरहेड्स का अमाउंट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। तो 20,000 इसमें से माइनस करेंगे। 20,000 क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000 का। तो 20,000 इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा ओके। हमने 20,000 माइनस कर दिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे टोटल कर रखा है। टोटल जो कर रखा है इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो आई है, मतलब गुड्स बन के जो तैयार हुआ है, मतलब फिनिश गुड्स का प्राइस हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है। अच्छा, आगे इन्होंने प्रॉफिट ऐड कर रखा है कि हमने इतने प्रॉफिट में सेल किया, सेल इतने का हुआ है। ठीक है, चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेंट्री नॉर्म्स। रॉ मटेरियल है 6 वीक्स तक, 6 वीक्स तक रहता है रॉ मटेरियल, तो हम क्या लिखेंगे? 6/52। वर्क इन प्रोग्रेस रहता है 2 वीक्स तक। फिनिश गुड्स रहता है 4 वीक्स तक। ऐसे सेकंड पॉइंट में लिखा 60% ऑफ सेल इज फॉर कैश। देखो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे बोल दी इन्होंने कि केवल 60% जो सेल है वो कैश में होती है। फॉर रिमेनिंग 1 मंथ क्रेडिट इज अलाउड। इसका मतलब कह रहा है कि जो केवल सेल होते हैं ना, उसका केवल 60% ही है जो कि कैश में होता है, और बाकी का, जैसे ये 60% है इसमें, सॉरी ये 100% है, इसमें से 60% हम कैश में करते हैं, और बाकी का जो 40% रह गया वो हम करते हैं क्रेडिट पे। तो इसका मतलब जो डेटर बनते होंगे वो पूरे 100 की सेल्स के नहीं बनते, वो केवल 40% की सेल के बनते हैं। ठीक है, समझ गए? इसका मतलब हम यहाँ पे 40% लेंगे, ना कि पूरा लेंगे इसे। ठीक है, केवल 40%। आगे लिखा क्रेडिटर्स अलाउ 1.5 मंथ्स क्रेडिट ऑन 1/3 ऑफ परचेजेस। देखो यहाँ पे भी साफ बोल रहा है कि जो क्रेडिटर्स हैं उनको हम टाइम पीरियड 1.5 मंथ्स का देते हैं। ठीक है, 1.5 मंथ्स देते हैं तो हम लिखेंगे 1.5 डिवाइड बाई 12। और हम उसको जो परचेजेस है, हमारे परचेजेस क्या होगी, मैंने आपको बताया था क्या होगा, केवल रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड्स, ये सब हमारे नहीं आएंगे। केवल हमने जो माल खरीदा होता है सप्लायर से, वो हमारा जो है क्रेडिटर्स कहलाते हैं, जिससे हम माल खरीदते हैं, वही हमारा परचेजेस होता है केवल। तो रॉ मटेरियल खरीदते हैं हम, तो वही रॉ मटेरियल जो है वो, इसकी बात चल रही है, इसको हम 1.5 महीना देते हैं, और इसका केवल 1/3 जो है उसी पे क्रेडिट करते हैं। देखो लिखा हुआ है क्रेडिट ऑन 1/3 ऑफ परचेजेस, तो इसका 1/3 निकालेंगे, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, केवल इसका 1/3 लेना है। आगे चलेंगे। लाइगिन अ पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स इज हाफ मंथ। जो ओवरहेड्स है ये नहीं कि ये, अब ओवरहेड्स कितना है? 1,44,000 नहीं है, नहीं, अभी हमने 20,000 डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो ओवरहेड्स अब ये है। तो ओवरहेड्स जो है हाफ मंथ रहता है उसमें। ठीक है, हाफ मंथ को हम कैसे लिखेंगे गाइस? 0.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, जैसे 1 होता है 1 मंथ के लिए, तो आधा महीना, तो 0.5। आगे वेजेस आर पेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ये पॉइंट मैं अभी समझाती हूँ। आगे चलिए, लिखा हुआ है कैश इज टू बी हैड ऑन टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ करंट लायबिलिटीज। देखो जो भी हमारा करंट लायबिलिटीज का टोटल आएगा ना, उसका 50% जो है वो कैश है उनके पास। ठीक है, मतलब करंट लायबिलिटी जो हम टोटल करेंगे, अगर सपोज करंट लायबिलिटी टोटल करके 10,000 आता है, तो इसका 50% क्या है? कैश है, और जो कैश है वो कहाँ जाएगा? करंट असेट्स में जाएगा। समझ गए? क्लियर है? इसका 50%, जैसे कि 5,000 आएगा, तो 5,000 क्या है हमारे पास? कैश है, वो कहाँ लिखेंगे हम? करंट असेट्स साइड ऊपर। ठीक है,
अब ये वाला पॉइंट, वेजेस आर पेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। देखो कह रहा है कि जो वेजेस है ना वो हम पहले दिन दे देते हैं, लेकिन कब, नेक्स्ट मंथ के। जैसे सपोज जनवरी है, जनवरी की वेजेस हमने जनवरी में नहीं दी, फरवरी के शुरू का जो फर्स्ट डे आया ना उसमें दे दी, तो इसका मतलब हमने फरवरी में जनवरी वाली वेजेस दी है, ना कि फरवरी की। अब मार्च लगेगा, मार्च में कौन सी वेजेस देंगे, फरवरी की देंगे, है ना। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो गाइज, जैसे कि कोई टाइम है, जैसे कि मार्च है, मार्च 15 डेज और 15 डेज, ऐसे ही अप्रैल के 15 डेज 15 डेज, तो मतलब ये वाले 15 डेज यहाँ पे एक को ले लेते हैं, मार्च वाले फरवरी 15 और 15, इसका मतलब जो 15 डेज 15 जो हम शुरू में पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब कि जो हम पुराने वाले 15 डेज है, मतलब लास्ट मंथ के जो 15 डेज है वो, और अभी के जो 15 डेज है मतलब वो, उसके पैसे दे रहे हैं, मतलब इस तरीके का ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट डे इस तरीके से लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि जो हम पैसे दे रहे हैं वो हाफ मंथ के दे रहे हैं। हाफ मंथ कैसे दे रहे हैं, देखो यहाँ से समझो, मतलब 15 डेज पुराने वाले, 15 डेज नए वाले, इस तरीके से हम 1 मंथ का पैसा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे केवल 1 मंथ देखेंगे, 1 महीना, तो 1 महीने में तो केवल हमने 15 दिन के तो पैसे दिए, 15 दिन अभी रहते हैं, तो हाफ मंथ हो गया नहीं हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बोल रखा है, अब समझ गए, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ हिंट भी गिवन है इससे रिलेटेड, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो हिंट में देखो क्या बोल रखा है इन्होंने, हाँ, इट इज नॉट लिखा हुआ है, नॉट सॉरी, it is assumed that material is introduced in the beginning of the process and wages and overheads accrue evenly. Hints दे रखा है, hints में लिखा हुआ है wages will be 1/2 month in arrear, वो जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। सेकेंड है depreciation will be excluded, वो तो हमें पता है excluded करना है, excluded मतलब निकालना है, हटाना है, रिमूव करना है, included मतलब शामिल करना है, जोड़ना है, प्लस करना है। फ्रॉम द ओवरहेड्स, ओवरहेड से सिंस इट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर, क्यों करना है, क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन आप लोगों को समझ में, तो स्टार्ट करें, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले वही एक हेडिंग डालेंगे, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक तरफ पर्टिकुलर्स, एक तरफ अमाउंट, हेडिंग करंट लायबिलिटी, थोड़ा गैप देके करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स को ए बोलेंगे, करंट लायबिलिटीज को बी बोलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लिखेंगे, रॉ मटेरियल, गाइस रॉ मटेरियल हमेशा करंट एसेट्स की साइड आता है क्योंकि ये हमारा असेट्स है। दूसरी बात ये, यहाँ पे हमें यूनिट्स गिवन नहीं है, केवल डायरेक्ट अमाउंट गिवन है, तो वो है 6,24,000, और इस पे हमें जो है मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। पहले हमें क्या होता था, यूनिट्स गिवन होते थे और कुछ कॉस्ट गिवन होता था, तो पर यूनिट का वो मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट गिवन है, ठीक है। और इसको कितना है जो टाइम पीरियड अलाउ करते हैं हम रॉ मटेरियल को, वो है 6 वीक्स, तो 6 डिवाइड बाय 52, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, अब आता है हमारा WIP, वेज, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस, अब ये हम कैसे निकालेंगे भाई, ये वर्क इन प्रोग्रेस हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए जो हमें टाइम मिलता है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए वो था 2 वीक्स, और इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आप लोगों को सिखा रखा है ना, क्या सिखाया था कि क्या करते हैं हम, जो मटेरियल कॉस्ट होता है, मटेरियल कॉस्ट को पूरा लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट कितना था, 6,24,000, 6,24,000, ओहो ये हटा देते, 6,24,000। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो वेजेस होता है केवल उसका 50% लेते हैं, वेजेस का केवल 50%। अगर वेजेस हमारे पास में यहाँ पर गिवन है 3,12,000, कितना गिवन है, 3,12,000, तो केवल और केवल इसका 50% लेंगे हम, ठीक है। और वो आएगा हमारा, इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ये आएगा 156, ठीक है। ऐसे अब हम ओवरहेड्स लेंगे। अब सुनो मेरी बात, ओवरहेड्स जो है हमारे पास कितना गिवन है, ओवरहेड्स अभी हमें मिला हुआ है 144,800, और इसमें डेप्रिसिएशन शामिल है जो कि हमें नहीं लेना, तो हम माइनस करेंगे 20,000 का डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख देते हैं डेप्रिसिएशन, ओहो
डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे, और इसको माइनस करके हमें मिला था 124,800। ठीक है, अब इसमें से इसका 50% लेंगे। ये तो अभी हमने डेप्रिशिएशन माइनस किया है केवल, अब इसका 50% लेना जो कि हमारा WIP का प्राइस बनेगा। तो इसका 50% कितना होगा भैया? इसका 50% हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखा आपने, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं WIP का कॉस्ट। अब हमने रॉ मटेरियल पूरा लिया है, वेजेस 50% और ओवरहेड से 50%। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा WIP का जो कॉस्ट है वो निकल आएगा। तो मैं यहीं पे कर रही हूँ प्लस 624,000, 156,000 और 624 ये। ठीक है, इसको हम प्लस कर लेंगे तो ये हमारा आएगा, ठीक है, 8,42,400। तो ये वाला अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस में, इधर तरफ 8,42,400। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। अब आ जाओ फिनिश गुड्स पे। फिनिश गुड्स के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फिनिश गुड्स को जो हम अलाउ करते हैं वो कितना टाइम था हमारा? 4 वीक्स का। अच्छा गाइस, 52 क्यों आ रहे हैं तो समझ गए ना, क्योंकि एक साल में 52 वीक्स होते हैं इसलिए, और मंथ में 12 होते हैं। अगर वो बोलेगा मंथ्स तो फिर हम 12 लेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। अब देखो फिनिश गुड्स पे यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? जनरली क्या होता था, जो बुक में हमें यहाँ टोटल करके दिया रहता था ना सभी खर्चों का टोटल, तभी तो फिनिश गुड्स बनता था। मतलब जो जो हमने खर्चा किया तब जाके हमारा फिनिश गुड्स वो तैयार हुआ, गुड्स बना, प्रोडक्ट बना, तो वो उसका जो प्राइस होता था वो हमारा फिनिश गुड्स का होता था। लेकिन अब इस वक्त ये प्राइस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 20,000 का डेप्रिसिएशन, अब देखो ध्यान से, क्योंकि 20,000 का डेप्रिसिएशन ओवरहेड्स में इंक्लूड था। ओवरहेड्स में इंक्लूड होने के कारण क्या हुआ, ये इसमें भी शामिल हो गया, तो इसमें से हम माइनस करेंगे। ठीक है, तभी हमें प्राइस मिलेगा हमारे फिनिश गुड्स का। तो इसमें से हम 20,000 माइनस कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया ना क्यों कर रहे हैं माइनस? क्योंकि डेप्रिसिएशन है। इसको डायरेक्ट मत लिख देना एग्जाम में, कभी आप भूल जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, ये याद ना रहे, जल्दबाजी हो तो याद रखना हम ये तभी लेंगे जब इसमें कुछ यहाँ पे डेप्रिसिएशन ना हो, या मतलब सिंपल हो तब। अगर कोई भी यहाँ पे डेप्रिसिएशन पॉइंट लिखा हुआ है तो वो माइनस कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे माइनस करेंगे 20,000, तो हमें ये मिलेगा 106,0800। हमने यहाँ पे 20,000 को घटा दिया है। 20,000 क्यों? डेप्रिसिएशन था ना, इस वजह से। ओके, ये हो गया। अब बारी आती है डेटर्स की। डेटर्स जो है वो, उसके लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। वो क्या था पॉइंट? वो पॉइंट ये था कि जो हमारे डेटर्स है ना वो केवल और केवल 40% के हैं। मतलब ये रहा डेटर्स भैया, और डेटर्स को हम अलाउ करते हैं, जो टाइम देते हैं हम डेटर्स को वो देते हैं हम 1 महीने का केवल, तो 1/12 आ जाएगा। और यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा? देखो हमेशा फिनिश गुड्स वाला ही आता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, परेशान नहीं हो, सही हो आप लोग बिल्कुल। लेकिन डेटर्स हमारे सारे नहीं बने आपकी बार। ये सारा अमाउंट एज इट इज यहाँ तब आता था जब पूरे डेटर्स होते थे। लेकिन यहाँ पे हमसे कह रहा है कि जो 60% सेल है वो हमारा कैश में है, बाकी का क्रेडिट पे। तो जो बाकी का क्रेडिट है वही तो हमारा डेटर बनेगा ना, 40%। बाकी सब पूरा तो नहीं बनेगा। अब देखो कैसे करेंगे। जो हमारा सेल हुआ है वो हुआ है 10 ये इतने का, इसमें ये पूरा सेल हुआ है। इसके 2 पार्ट्स उन्होंने कर दिए हैं, 60% एक तरफ, 40% एक तरफ। 60% वाला है कैश, जिससे हमें मतलब नहीं है। 40% है जो कि क्रेडिट पे है और जिससे हमें मतलब है। तो इसका 40% हम निकालेंगे और केवल उसी को लेंगे। ठीक है, तो उसका 40% आप निकालोगे तो ये आएगा इतना। ठीक है, ये 40% आएगा, तो हम इसको इसी लेंगे। ठीक है, ओके, हो गया। अब ये तो करंट असेट्स का था। अब बारी आती है हमारे करंट लायबिलिटीज की। अच्छा गाइस, एक पॉइंट और भूलना नहीं, हमसे लास्ट में क्या कह रहा था कि करंट लायबिलिटीज का जो टोटल है ना उसका 50% क्या है? कैश है। तो कैश कहाँ पे आएगा? करंट असेट्स में, यानी कि यहाँ पे इधर हम कैश लिखेंगे। अभी बाकी है एक चीज, ठीक है, तो कभी आप इसका टोटल कर दो जल्दबाजी में, ध्यान रखना इसकी अमाउंट निकाल के एकदम से टोटल नहीं करना है, क्योंकि अभी कैश भी आएगा और फिर
कैश डलने के बाद हमें टोटल करना है। जब टोटल करेंगे फिर करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और इसको टोटल कर दिया और करंट लायबिलिटी को माइनस कर दिया तो फिर आंसर आपका वो नहीं आएगा, ठीक है, अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपने यहाँ कैश तो किया ही नहीं, ठीक है। तो अभी हम पहले करंट लायबिलिटी से मूव करते हैं। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, क्रेडिटर्स। ये रहा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, हमारे जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। अब देखो एक पॉइंट और था रॉ मटेरियल के लिए, अगर आपको याद हो तो मैं आपको शो करती हूँ। देखो क्रेडिटर्स के लिए एक पॉइंट था हमारे पास, पॉइंट नंबर 3, क्रेडिटर्स अलाउ 1.5 मंथ्स, ठीक है, क्रेडिट ऑन 1/3 ऑफ परचेज, केवल और केवल 1/3 जो परचेज करता है उस पर हम अलाउ करते हैं 1.5, ठीक है। बाकी का जो भी है उस पर हमें कुछ नहीं बता रखा, केवल हमें बता रखा है 1/3 का। तो हमारा रॉ मटेरियल कितने का है भैया, 6,24,000 का। तो ये पूरा नहीं आएगा, इसका 1/3 हिस्सा लेना है केवल, ठीक है। तो इसका 1/3 लेंगे, 1/3 इसका आएगा 208,000 और हम अलाउ करते हैं कितना टाइम, 1.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब देखो हमेशा की तरह यहाँ पे क्रेडिटर्स आता था, लेकिन इस बार हमें बताया है ओवरहेड्स और वेजेस के बारे में, कि उनकी पेमेंट में हम क्या करते हैं, ठीक है। उनकी पेमेंट में हम कैसे करते हैं, जो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स की अगर बात करें तो हाफ मंथ बता रखा था, ओवरहेड्स में लैग इन अ पेमेंट ऑफ हाफ मंथ। तो यहाँ पे ओवरहेड्स लेंगे। अब ओवरहेड्स कितने थे भैया बताओ, 1,44,000 या फिर 124। देखो ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन माइनस करना था ना, तो ये मत लिख देना, ये लिखेंगे 124,800 वाला, क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस करके लेना था। तो ये आएगा 124,800 और ये ओवरहेड्स में कितना टाइम था, हाफ मंथ। तो हाफ मंथ को हम 0.5 बोलेंगे हाफ मंथ को और डिवाइडेड बाय 12। अब ऐसी वेजेस की बारी। अब वेजेस के लिए क्या कहता है, मैंने आपको समझाया था ना, हाफ वाला 15 डेज तो हाफ ही मानेंगे। तो वेजेस कितना था हमारे पास में, 3,12,000। तो 3,12,000 का हाफ लेंगे, पूरा नहीं ले पाएंगे, हाफ लेना है। 3,12,000 का 50% आएगा 156,000। 156,000 जो आएगा, सॉरी गाइज, हाफ मंथ नहीं, हाफ नहीं, आई मीन हाफ मंथ लेना है, हाफ अमाउंट नहीं करना था, सॉरी। जो देखो एक बार मैं समझाती हूँ दोबारा से, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, आप मत हो जाना एग्जाम में। वेजेस हमें दे रखा है 3,12,000, तो इसका वो क्या था, हाफ मंथ का टाइम देते हैं। तो हाफ मंथ ऐसे, हाफ मंथ कितना होगा, हाफ मंथ 0.5 डिवाइड बाय 12, इसको करना है। मैंने इस अमाउंट को हाफ कर दिया, नहीं इस अमाउंट को हाफ नहीं करना है, हाफ मंथ लिखा हुआ था, सॉरी मैंने ढंग से नहीं देखा, हाफ मंथ है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट डे देता है ना वो मंथ में, तो 15 डेज करके आपको समझाया था ना, इसलिए तो हाफ करना है आपको। इसका अगर आप ऐसे हाफ करेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 3,12,000, इसका हाफ मंथ यानी कि 0.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। आप देखो, अब पहले हम इसका टोटल करेंगे, ना कि करंट असेट्स का, क्योंकि सबसे पहले आपको आदत है वहां भागने की, वहां मत भागना, पहले करंट असेट्स का टोटल करो, जो भी यहाँ आएगा उसका 50% यहाँ कैश लिखना है, उसके बाद इसका टोटल करेंगे। तो हम पहले ये जो है कैलकुलेट करके यहाँ लिख लेते हैं, मैं लिख देती हूँ फटाफट। ये आएगा 13,000, ठीक है, और ओवरहेड्स वाला आएगा ये 5,200, उसके बाद क्रेडिटर्स आएगा 26,000, ठीक है। इसको अगर आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल करके 4,4,200, ठीक है। अब इसका 50%, इसका 50% क्या बनेगा हमारा, कैश। तो इसका 50% यहाँ पे लिखेंगे कैश, और 50% किसका आएगा भैया, इसका 50% ऑफ 4,4,200, इसका 50% आएगा। तो ये कितना आ जाएगा इसका 50%, 22,100, ठीक है। ये हो गया। अब इन सबकी अमाउंट को हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ लिख देंगे। रॉ मटेरियल को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा शायद 72,000। वर्क इन प्रोग्रेस को करेंगे, ये आएगा 3,24,000, यस, ये आएगा 32,400। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फिनिश गुड्स का 81,600, और अगर आप डेटर को करेंगे तो डेटर आ जाएंगे 35,360। एक बार टोटल चेक कर लेना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, वैसे यही आएगा। हाँ, अब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल कर लेते हैं एक बार।
टोटल करते हैं हम 72,324, 72,000, ओहो 32400, 81600, 35,360 और 2,100, ये आएगा 2,43,460, 2,43,460। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए। अब हमें माइनस करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, तो माइनस कर देंगे, तो हम इसको इसमें से इसे घटा देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 1,99,260। यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइस, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा ट्रिक पॉइंट दे रखे थे इसमें, लेकिन ये कहीं डिफिकल्ट है ऐसा नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी अमाउंट हम पहले, आप कैलकुलेट करने में मत भागना एकदम से। करंट लायबिलिटीज का हम टोटल करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा उसका 50% हमें कैश डालना है, उसके बाद ही हम आगे टोटल करके सॉल्व करेंगे। और एक ही बात याद रखना, यहाँ पे हमें दे रखा था डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को भूल मत जाना। 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस होगा क्योंकि वो नॉन कैश चार्जेस है, मतलब नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे हमें गिवन था कि जो सेल है वो कैश में होते 60% और बाकी का 40% जो है क्रेडिट में होते, तो केवल डाटा जो है वो हमारे कितने बनेंगे 40% के। तो ये बात आपको याद रखनी है, सारे डाटा नहीं बनाने हैं। फिनिश गुड्स में हमें यहाँ पे बोला हुआ था, फिनिश गुड्स तो 20,000 का डेप्रिसिएशन था, एकदम से सारा अमाउंट मत ले लेना, टोटल हमें 20,000 डेप्रिसिएशन घटाना है, उसके बाद ही लेना है। वर्क इन प्रोग्रेस तो निकालना आपको अच्छे से आ गया होगा। मटेरियल हमेशा पूरा लेना होता है, ओवरहेड्स और वेजेस हमेशा 50% करने होते हैं। ठीक है, तो यही था पूरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया है। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।